This is Singapore, the third richest country on Earth. Home to over 5 million people, the small archipelago sits north of the equator, along the Straits of Johor. Singapore is known for being one of the smartest countries across the globe, and is admired for its incredible economic success. Known as the world's financial hub, it plays a major role in the worldwide economy. But the truth is, things weren't always this way. Year 1965, प्लेस सिंगापुर, जिसका अभी अभी मलेशिया से सेपरेशन हुआ है। यहाँ की जनता भूखमरे से परेशान है। लोग अफीम की लत के शिकार हैं। खाने को दाना और रहने को जगह नहीं है। लोग गरीब बस्तियों में रह रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट लगभग 0 है और कुछ पैसों के लिए लोग चोरी, डकैती और मर्डर कर रहे हैं। बट आफ्टर 57 इयर्स आज वही सिंगापुर सबसे कम करप्शन वाले देशों में से चौथे नंबर पर है। रहने के मामले में दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री, एशिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे आसानी से उपलब्ध देश बन चुका है। नाउ यू थिंक कि पिछले 50 to 55 ईयर के बीच में इस देश में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि यहाँ लोग एक टाइम पर गरीबी की मार झेल रहे थे, एम्प्लॉयमेंट शून्य और करप्शन जैसी चीज़ों का बोलबाला होता था। भला वो देश आज इतना डेवलप्ड एंड अमीर कैसे हो गया? Used to be perhaps a bit more vibrant in terms of their capital economy. This is a chart of Singapore's GDP per capita since independence, growing over 125 times. Singapore's 5.6 million people enjoy one of the highest average incomes in the world. सिंगापुर के इस डेवलपमेंट की स्टोरी 20th सेंचुरी की बेस्ट डेवलपमेंट स्टोरी मानी जाती है। हमारे इंडिया के मुकाबले सिर्फ 0.25% साइज वाला ये देश वैसे तो दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में गिना जाता है, लेकिन आज ये कंट्री इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी फ्रीडम की रैंकिंग के टॉप पर है, जो कि इस जगह को रहने के लिए और जॉब करने के लिए बेस्ट चॉइस बनाती है। सिंगापुर आज के समय का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसे कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जाना जाता है। लेकिन सिंगापुर ज़ीरो से हीरो कैसे बना, इसे समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक्चुअली 19th सेंचुरी की सबसे पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उसने साउथ ईस्ट एशिया के समुद्री क्षेत्र को अपना ट्रेडिंग रोड बना लिया था। यस, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि व्यापार करने के लिए इंडिया आई थी और फिर यहाँ की ज़मीन पर हुकूमत करना शुरू कर देती है। That too for 200 years। खैर, बात करते हैं उस ट्रेडिंग रोड की। देखते ही देखते ये रूट ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे प्रॉफिटेबल रूट्स में शामिल हो गया। अब इस रूट के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा जनरेट करने लगी थी, इसलिए इस रीजन को सेफ बनाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और इसीलिए उस रीजन के एक छोटे से आइलैंड पर ब्रिटिश ऑफिशियल सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स उन्होंने एक सी पोर्ट बनाया, और ये आइलैंड कुछ और नहीं बल्कि आज के टाइम का सिंगापुर था। इस पोर्ट को टैक्स फ्री रखा गया था और बस उसके बाद से ही ये पोर्ट दुनिया भर के ट्रेडर्स की नज़र में आ गया। दुनिया के कोने कोने से इस पोर्ट पर ट्रेडर्स आने लगे और इसी सी पोर्ट से ही अपना ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब ट्रेडर्स के व्यापार के लिए भले ही ये जगह अच्छी बन गई थी, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन की कमी की वजह से यहाँ पर लोगों की कंडीशन बहुत ही खराब होती जा रही थी। और ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर मलया पर जापान ने हमला कर दिया। डोंट बी कंफ्यूज, उस टाइम पर मलेशिया और सिंगापुर एक ही हुआ करते थे, जिसे कि एक साथ मलया के नाम से जाना जाता था। जापान के हमले के बाद से ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और ब्रिटिशर्स, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग के जरिए खूब पैसे कमाए थे, उन्होंने भी इस नाजुक सिचुएशन में सिंगापुर की हेल्प नहीं की और ब्रिटिशर की इस हरकत की वजह से यहाँ के लोगों के बीच उनके लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही बहादुर नेता उभर कर आए, जिसका नाम था ली कुआन यू। लोगों को शायद पता चल गया था कि ये नेता ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशा की किरण है। ली कुआन यू ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने पीपल्स एक्शन पार्टी रखा और ईयर 1950 में वो मलया के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ सालों बाद
इथनिक और रिलीजियस विवादों के चलते 9 अगस्त 1965 को मलेशिया और सिंगापुर अलग हो गए और इस सेपरेशन के बाद से सिंगापुर की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी और 80% से भी ज़्यादा लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे। एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो था, तो लोग सिर्फ वायलेंस, क्राइम और करप्शन में डूबे हुए थे। इस बदतर हालत को देखकर ली कुआन यू ने ये तय कर लिया था कि अपनी पब्लिक को वो इस क्राइसिस से बाहर निकाल कर ही रहेंगे और इसके लिए उन्होंने देश के अंदर बहुत सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लागू करनी शुरू कर दी। ली कुआन की गवर्नमेंट के अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन कर दिया गया। वायलेंस और करप्शन जैसे क्राइम्स के लिए खतरनाक सजाएं, डेंजरस पनिशमेंट दी जाने लगी। ड्रग डीलर्स को तो पकड़ा ही गया, साथ ही जो लोग ड्रग्स के शिकार थे उन पे भी सख्त कदम उठाए गए। देश की सफाई को ध्यान में रखकर नए नए नियम और कानून बनाए गए। यहाँ तक कि च्युइंगम को भी बैन कर दिया गया। अब चाहे भले ही लोगों को उस टाइम पर ये नियम और कानून बेड़ियों के समान लगे थे, लेकिन देश के ब्राइट फ्यूचर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी। इन सारे नियम और कानून को लागू करने के बस कुछ समय के बाद से ही लोगों के बीच पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने को शुरू हो गए। इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कंट्री स्टेबल होने लगी, लेकिन ये तो बस एक झलक थी। अब सिंगापुर के बाकी क्राइसिस को तो काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया जाने लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत वहाँ के हाउसिंग सिस्टम को थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईयर 1965 के दौरान यहाँ की आबादी के सिर्फ 5% लोगों के पास ही अपना खुद का घर हुआ करता था। उस टाइम के देश के ज़्यादातर लोग बस्तियों में रहा करते थे। इस चीज़ पर ली कुआन ने ध्यान दिया और उसके बाद उन्होंने एक रूल पास किया जिसके अंडर गवर्नमेंट लोगों की ज़मीन को सस्ती कीमत पर खरीद सकती है। इसके बाद से गवर्नमेंट थ्रू बड़े पैमाने पर ज़मीनों को खरीदा गया और उस पर रहने के लिए सस्ती कीमत वाले घरों को बनाया गया। आम जनता इस घरों को बिना किसी दिक्कत के लो भी पास किया गया, जिसके तहत लोगों की सैलरी का 25% हिस्सा गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाने लगा और साथ ही सैलरी की 25% की सेविंग में 25% का डोनेशन गवर्नमेंट की ओर से भी मिलने लगा। इस तरह से लोगों को 50% का सेविंग फंड दिया जाने लगा, जिसके चलते लोगों के लिए घर खरीदना बहुत ही आसान हो गया। अब हाउसिंग के बाद से एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से निपटने के लिए ली कुआन ने फॉरेन कंपनीज को बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया और इसके लिए उन्होंने नो टैक्स पॉलिसी को भी लागू किया, जिसके तहत किसी भी फॉरेन कंपनी से शुरुआती 10 सालों में किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं वसूला गया। अब इस प्रॉफिटेबल पॉलिसी के लागू होने के बाद से ही बड़ी बड़ी कंपनियां सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने लगी और लोगों के बीच बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। इस तरह एक समय जिस देश में एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो हुआ करती थी, सिर्फ एक दशक के अंदर ही वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो हो गया था और ये सिंगापुर के लिए सबसे बड़ा बदलाव था। अब जबकि ज़्यादा जॉब होने के कारण अक्सर करप्शन भी बढ़ता है। ऐसे में ली कुआन को इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल था कि लोग ज़्यादा पैसे कमाने के लिए करप्शन करते हैं, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी काफ़ी हद तक बढ़ा दी ताकि करप्शन के चांसेस कम हो जाए। और फिर भी अगर अभी भी करप्शन के केसेस पाए जाते थे तो फिर उन्हें फांसी जैसी खौफनाक पनिशमेंट दी जाती थी। टुडे वी कैन से दैट कि सभी एफर्ट का रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आया, क्योंकि आज सिंगापुर 4th लीस्ट करप्टेड कंट्री है और ली कुआन ने इन सभी चीज़ों के अलावा हर उस सेक्टर पर काम किया जो कि कंट्री के आने वाले फ्यूचर के लिए लाभकारी था। इट इज़ सेड कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नेशन के अच्छे फ्यूचर के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए ली कुआन ने स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस को बिल्ड करवाया और इस तरह से इन बेहतरीन एफर्ट से सिंगापुर का डेवलपमेंट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता गया, जिसका अंदाज़ा आप सिंगापुर की करंट सिचुएशन को देखकर लगा सकते हो। ली कुआन ने सिंगापुर को बर्बादी के दलदल से उठाकर जिस तरह सक्सेसफुल बनाया वो किसी मिरेकल से कम नहीं है, जिसके चलते वो हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे करो नाउ।